हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूं एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम एचईएमएम ऑपरेटर का मॉडल पेपर 8। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित है और पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम एचईएमएम ऑपरेटर के एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 1.5 घंटे की आपको टाइमिंग मिलती है। आई होप आप सभी लोग इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचईएमएम ऑपरेटर के मॉडल पेपर 8 को। दोस्तों, इसके पहले मैंने 1 से लेकर 7 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो आप सभी लोग से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल बने हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि मेघालय राज्य की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, साथ ही क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग इसके आंसर को सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत क्या है? आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय सेना में विजयंत एक हवाई टैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारतीय सेना में विजयंत एक हवाई टैंक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परमाणु परीक्षण देश के किस स्थान पर किए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राजस्थान के पोखरण शहर में अधिकतर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे परमाणु के बाद परीक्षण भी लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, आप सब लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग राफेल को तो देखे ही होंगे, बहुत ही खतरनाक विमान है। तो बताइए इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था डेसाल्ट एविएशन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही चर्चित नाम है, तो आप सभी लोग बताएं आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा तेलुगु भाषा को। ठीक है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैंने हिंदी वाली वीडियो पे इसका आंसर बताया था। यदि आपने हमारे हिंदी की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट हिंदी के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे यूट्यूब पर कितने चैनल हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल है जिसका नाम है केवल एग्जाम रीज। ठीक है, इसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है और इस चैनल को मैं खुद मैनेज करता हूं और मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी लोग मेरा नाम जानते ही होंगे। मैं इस चैनल को मैनेज करता हूं। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विज़ कराता हूँ और पीडीएफ इसी पे अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूँ जो एग्जाम पे आ सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के जिसे मैं इस आईडी पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? बताइए राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। जैसे राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, उसी टाइप से राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत के राष्ट्रीय गीत कौन से हैं? वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? बताइए भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, 1000 हाथियों की भूमि का देश कहा जाता है लोवास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, 1000 हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, लोवास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा।
वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, साथ ही क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आईसीसी ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है भारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत जो है तो T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो आप सभी लोग बताएं, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का नया स्पॉन्सर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा Dream11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर स्वच्छ स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो बताइए क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? आपका टाइम खत्म हुआ और इसका आंसर रहेगा, क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन वार्षिक पत्रिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आईसीसी का सदस्य बना था। बताइए भारत आईसीसी का सदस्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पूरे देश में किस स्थिति पर लागू की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, जीएसटी पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? आप सभी लोग ने आयुष्मान कार्ड तो देखा होगा, तो आप सभी लोग बताएं, आयुष्मान भारत योजना भारत के किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा, झारखंड के राज्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए जो लिग्नाइट कोयला होता है उसका उत्पादन देश के किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा, सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि रूस की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, हवाई द्वीप जो है तो प्रशांत महासागर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? बताइए क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप सभी लोग बताएं, IGNOU का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, इग्नू का मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की छाल किस रोग के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा, अर्जुन की छाल का उपयोग हृदय रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसके आंसर को मैंने कई बार मेंशन किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, सिंगरौली छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आपने सिंगरौली जिले से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा था तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे पूछ लूँ शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे बताइए? तो इसका राइट आंसर रहेगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं वीनस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो बस आप ओपन माइंडेड सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे, यानी कि आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है ना, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वीनस, और यहाँ पे भी बोला है वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर को भी मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है शेयर बाजार को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? बताइए ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ताप विद्युत ग्रह के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ओबरा कहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले पे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ग्रेनोकाइट जो है तो कैडमियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा? आप सभी लोग सोचें। तो इसका राइट आंसर रहेगा, अभ्यागत का पर्यायवाची होगा मेहमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अभ्यागत मतलब मेहमान, मेहमान यानी अतिथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत ईजी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आंखें दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु की विधा किसकी प्रमुख एकांकी है? यदि आपने इस एकांकी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इस एकांकी को पढ़िएगा, बहुत ही शानदार एकांकी है। तो किसकी एकांकी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बहु की विधा जो है तो विनोद कुमार रस्तोगी की प्रमुख एकांकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, बहु की विधा किसकी प्रमुख एकांकी है? विनोद रस्तोगी जी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इस एकांकी को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य का क्या नाम है? बताइए, मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पंचवटी। ठीक है, पंचवटी एक बहुत ही शानदार खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आप सभी लोग बताएं, इन सभी चार ऑप्शन में कौन सही शब्द लिखा हुआ है? तो आप सभी लोग बताएं, भौगोलिक को कैसे लिखते हैं? हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर रहा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप समूह स्थित है। बताइए, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यू मूर द्वीप जो है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी। आप सभी लोग बताएं, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो यूनिवर्सिटी के पहले हम इसे क्या लगाते हैं? यू जो है तो यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अपने को क्या करना है? सही शब्द को चुनना है। ये चार ऑप्शन में किसकी स्पेलिंग सही लिखी गई है हमें बताना है। तो आप सभी लोग बताएं, सर्विलेंस को क्या कहा, मतलब सर्विलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? तो सर्विलेंस की स्पेलिंग होती है SURVEILLANCE। यहाँ पे आई है, कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सर्विलेंस की स्पेलिंग हमेशा इस टाइप से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वुमेन फ्यूरल फॉर्म एज। बताइए, वुमेन का फ्यूरल क्या होता है? तो बस थोड़ा सा अंतर रहता है, ई की जगह यहाँ पे ई हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, वुमेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्विप मीन्स एज। बताइए, स्क्विप का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था, स्क्विप का मतलब होता है पटाखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रंग मीन्स एज। बताइए, स्प्रंग का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उछलना। ठीक है, स्प्रंग का मतलब क्या होता है? उछलना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए इन मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यदि 1y 3y 6 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो y की वैल्यू को ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी 11 से डिवाइड करने की बात की जाती है तो जो संख्या दी रहती है उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को आपस में योग करते हैं और उन्हें आपस में घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, संख्या यहाँ पे क्या है? संख्या है 1y 3y
6। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग माइनस, यहाँ पे माइनस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया सम स्थान वाले अंकों का योग। दोस्तों आप सभी लोग समझ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग। ठीक है, तो विषम स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे संख्या लिखी गई है और यहाँ पे हमने लिख दिया 6। ठीक है, ये एक संख्या है, तो यहाँ पे विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना होगा, जो ये संख्या है तो इसमें विषम स्थान पे कौन कौन से अंक आते हैं, तो यहाँ पर 1 3 और यहाँ पे कितना आता है 6। तो हमने लिख दिया 1 3 6 माइनस क्या था, सम स्थान वाले अंकों का योग। तो यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन है, तो यहाँ पे सम स्थान पे है y और y है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y प्लस y। ठीक है, और बराबर पे हमने लिख दिया 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10 माइनस 2y बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जब भी 11 से डिवाइड करने की बात होती है तो क्या करते हैं, विषम स्थान वाले अंकों से सम स्थान वाले अंकों को आपस में घटा देते हैं, जो भी आंसर रहता है वही उसका आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने 100 प्रश्नों वाले टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, तो बताइए उसने कितने प्रश्न नहीं पढ़े। यहाँ पे क्या बोला है, आदित्य ने 100 प्रश्नों वाले टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नों की जगह क्या है, पृष्ठों। ठीक है, पृष्ठों वाले टिनटिन कॉमिक का 4/5 भाग पढ़ा, तो बताइए उसने कितने पृष्ठ नहीं पढ़ा। यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं, 100 पृष्ठ हैं, और उसने कितने भाग पढ़ा है, 4/5 भाग पढ़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या। तो पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 5 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ जाएगा 20, और 20 का आपस 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी कि पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, कितने प्रश्न नहीं पढ़े, तो कितने प्रश्न नहीं पढ़े हैं, टोटल बुक में कितने पेज थे, 100 पेज थे, उसने 80 पृष्ठ पढ़ लिए, तो कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, 20 नहीं पढ़े। तो हमने लिख दिया नहीं पढ़े जाने वाले पृष्ठ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस पढ़े जाने वाले पृष्ठ कितने थे, 80 थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियाँ बनती है। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़े किया जाए तो कितनी पंक्तियाँ बनेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि किसी विद्यालय, ठीक है, किसी विद्यालय के छात्रों को 54 छात्रों के एक एक पंक्ति में खड़े किए जाने पर कितनी पंक्तियाँ बनती हैं, 30 पंक्तियाँ बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने मान लिया कि x पंक्ति बनेगी। ठीक है, हमने कितना माना, हमने मान लिया कि x पंक्ति बनेगी। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ी करने पर कितनी पंक्ति बनती है, 30 पंक्ति बनती है। तो हमने लिख दिया 54 × 30, और यहाँ पे हमने लिख दिया 45 × x। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 54 × 30 बटे 45, और यहाँ पे x तो रहेगा ही, x मतलब क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या। तो आप इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 3 और 3 × 8 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास
₹5, ₹10 तथा ₹20 की धनराशि के रूप में 1575 रुपये है। प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे कितने नोट बताए गए हैं, ₹5, ₹10 और ₹15, यानी कि टोटल कितने नोट है, ये 3 नोट हैं। ठीक है, ये कितने नोट है, 3 नोट हैं। और क्वेश्चन पे क्या बोला, उसके पास कुल कितने नोट हैं। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या बोला है, उस प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो हमने मान लिया उसके पास टोटल 3x नोट है। ठीक है, तो ₹5 के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो ₹5 के नोटों की संख्या आ जाएगी 5x। ₹10 के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10x। और ₹20 के नोटों की संख्या आ जाएगी 20x। ठीक है, और यहाँ पे कुल धनराशि कितनी है, 1575 है। और हमने कितनी नोट मांगा था, उसके पास टोटल कितने नोट है, टोटल नोट को हमने माना था 3x। ठीक है, यहाँ पे L है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। टोटल नोट कितने हैं, 3x है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35x बराबर 1575। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1575 बटे 35। जब हम 1575 में 35 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 45। और हमने क्या माना था, उसके पास कितने नोट थे, हमने माना था उसके पास टोटल 3x नोट थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल नोट। तो टोटल नोट कितनी आ जाएगी, टोटल नोट आ जाएगी 3x। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू अभी आई है 45। तो 3 और 45 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 135। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड देता हूँ। आप सभी लोग सॉल्व करिए। मुझे पूरी उम्मीद आप सभी लोग इसका राइट आंसर दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 40 वर्ष। क्वेश्चन पे साफ साफ बोला है पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 2 इंटू पुत्र की वर्तमान आयु। हमने यहाँ पे लिख दिया पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप सभी लोग इसे बस ओपन माइंडेड सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित के जनक किसे कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर आपको कई बार बताया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेखा गणित के जनक कहा जाते हैं यूक्लिड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, रेखा गणित के जनक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा यूक्लिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सहभाज्य संख्या है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक क्या होता है, 1 होता है, उसको कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो आप सभी लोग देखें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इन सभी का आप सभी लोग महत्तम समवर्तक कीजिए। ठीक है, तो इनका महत्तम समवर्तक कितना आता है, हमेशा 1 आता है, यानी कि ये सभी संख्या कौन सी हैं, सहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी 15 दिन में। ठीक है, बी अकेले कार्य करना प्रारंभ करता है। यदि 5 दिन बाद ए भी उसमें सम्मिलित हो जाता है तो पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। यदि आपने हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप सभी लोग इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या रहेगा, बी इंटू ए प्लस एन बटे ए प्लस बी। फार्मूला क्या रहेगा, बी इंटू ए प्लस एन बटे ए प्लस बी। ठीक है, आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप सभी लोग अब सोच रहे होंगे यहाँ की बी की वैल्यू और ए की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या होगी। तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, बस इन्हीं वैल्यू को रखना है। अब आप सब लोग सोच रहे हो एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 5। ठीक है, एन मतलब होता है दिनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 15 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10 और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 5 बटे ए कितना है, ए है 10 और बी है 15। बस आप सभी लोग सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 15 5 25, 5 × 5 5 × 15, 3 और 3 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 9। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या रहेगा, बी इंटू ए प्लस एन बटे ए प्लस बी। आप सभी लोग इस फार्मूले के नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 25% अधिक तेजी से कार्य करता है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर बताएं, क्या आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर दिए होंगे। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए किसी कार्य को 15 दिन में बी ए से 25% अधिक तेजी से कार्य करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग उसको फार्मूले को याद कर लिए होंगे। तो फार्मूला क्या रहेगा, ए इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत। ठीक है, फार्मूला क्या है, ए इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 15 बटे 15 इंटू 100 सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 प्लस प्रतिशत क्या है यहाँ पे 25 है। तो बस आप सभी लोग सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 इंटू 100 बटे 125। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 को 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 15। तो 3 और 4 का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या रहेगा, ए इंटू 100, यहाँ पे बी भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन बोलता बस उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे रहेगा 100 प्लस प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे ए या बी कुछ भी हो सकता है, आप सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें लाभ और हानि सेम रहती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें लाभ और हानि समान रहती हैं, उस क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या रहेगा, हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ, यहाँ पे उभयनिष्ठ है, लाभ या हानि बटे 10 और पूरे का होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे उभयनिष्ठ लाभ या हानि क्या है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, 15% लाभ और 15% की हानि, तो यही उभयनिष्ठ लाभ और हानि है।
तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 15/10 और पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5×15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5×2 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख दिया हानि प्रतिशत। तो आप सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4 और यहाँ पे कितना रहेगा हानि प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.25%। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ और हानि की गणना किस मूल पर की जाती है। इसका आंसर आप सभी लोग स्वयं बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमेशा क्रय मूल पर की जाती है। आई रिपीट, लाभ और हानि की गणना किस मूल पर की जाती है, क्रय मूल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 रुपये किलो वाली चाय को 90 रुपये किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सस्ती चाय कौन सी है, सस्ती चाय है 63 रुपये और महंगी चाय कौन सी है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। और हमें क्या करना है, उसे 72 रुपये बनाना है। यानी कि इन दोनों को आपस में मिला के उसे कितना बनाना है 72 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किलोग्राम महंगी चाय का क्रय मूल्य। ठीक है, 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य कितना है 63 है और महंगी चाय का कितना है 90 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि कितना हो जाए 72 हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 63 और यहाँ पे हमने लिख दिया 90 और यहाँ पे कितना करना था 72 और ये। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 माइनस 72 और यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस 63। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 63। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो 72 से 63 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि अनुपात कितना आ गया, सॉरी सस्ती चाय शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोग समझ सकते हैं। सस्ती चाय और यहाँ पे हमने लिख दिया महंगी चाय। तो दोनों में अभी अनुपात कितना आया था 18:9 का आया था। तो यहाँ की कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2:1 में मिलाया जाए। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी पर उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 100√3 है। तो सबसे पहले हमने एक मीनार बना दिया, ये एक कोई मीनार है। ठीक है, मीनार को हमने नाम दे दिया AB, जिसकी ऊंचाई कितनी है 100√3 है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला, मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से। अब यहाँ पे मीनार की तली कौन सी है, ए बिंदु है। ए बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, हमने उस बिंदु को मान लिया C। ठीक है, इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, यानी कि हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे दूरी कितनी है 100 मीटर की है। तो क्या करते हैं, बस आप क्या कर दीजिए tan थीटा का यूज कर दीजिए। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे, सॉरी यहाँ पे लंब लिखा है, गलती हो गई, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर AB बटे AC आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी रहेगी, AB की वैल्यू रहेगी 100√3 और AC की वैल्यू कितनी रहेगी 100 रहेगी। तो 100 से 100 कट गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी कि √3 आ जाए।
तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी 10 इनवर्स अंडर रूट, यानी कि यहाँ की थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तीसरे कोण का माप कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, एक त्रिभुज के दो कोण, जैसे एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसके दो कोण कौन से हैं, हमने पहले कोण को मान लिया ए, दूसरे कोण को हमने मान लिया बी। इसकी माप कितनी है 40 डिग्री और इसकी माप कितनी है 110 डिग्री है। हमें तीसरे कोण की माप को ज्ञात करना है, तीसरे कोण को हमने मान लिया सी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए की वैल्यू कितनी है 40, कोण बी की कितनी है 110, कोण सी की कितनी है, कोण सी हमने लिख दिया और यहाँ पे कितना आ गया 180 अंश। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 प्लस 110 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150 अंश, यानी कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अंश। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे बोला गया है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो ई का डी से क्या संबंध है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अपनी रीजनिंग वाली वीडियो को भी सॉल्व कराया था। यदि आपने हमारी रीजनिंग की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो भी अपने साथ वाले रहते हैं उनको बराबरी पे लिखते हैं और जो अपने पेरेंट्स रहते हैं उनको हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए बी का भाई है, तो हमने लिख दिया ए बी का भाई है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया भाई, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, बी सी का भाई है, यहाँ पे भी क्या हो गया भाई हो गया। इसके बाद क्या बोला है, सी डी की पत्नी है, यहाँ पे हमने लिख दिया डी कौन है पत्नी है, किसकी पत्नी है सी की पत्नी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पति। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे प्लस का आइकन लगा रहे हो, प्लस का आइकन मतलब फीमेल लोग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ई ए का पिता है, ई जो है ई का पिता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई लिख दिया, ठीक है। तो ई कौन हो जाएगा पिता हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, ई का डी से क्या संबंध है, ये डी से क्या संबंध है, बहू का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला क्या है, एक एक यहाँ पे अल्पविराम है, 2 6 और यहाँ पे कितना हो गया 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो अब क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोग सोचें। तो क्या करते हैं, यदि हम एक में एक का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। एक में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 में 4 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 24 में 5 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 पंचे 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OEHM अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार सॉल्व किया है, तो आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो आप सभी लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे शब्द क्या है, शब्द है OEHM, ठीक है। यदि हम इस वर्ड को रीअरेंजमेंट करेंगे तो एक शब्द बनेगा जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा,
ठीक है। और शर्त क्या है, प्रत्येक शब्द का एक बार यूज करना है केवल। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, HOME, जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द है। और होम का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को क्या लिखा जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं DEPTH। डी को क्या लिखा जाता है, 7। ई को क्या लिखा जाता है, डॉलर। इसके बाद पी को क्या लिखा जाता है, प्रतिशत। टी को क्या लिखा जाता है, हैज। और एच को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है। इसी प्रकार पाउडर को क्या लिखा जाता है, POWDER। तो पी को क्या लिखा जाता है, प्रतिशत। ओ को क्या लिखा जाता है, 4। डब्ल्यू को क्या लिखा जाता है, 8। डी को क्या लिखा जाता है, 7। ई को क्या लिखा जाता है, डॉलर। और आर को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है। तो हमें बताना है WORTH को क्या लिखा जाएगा, WORTH को क्या लिखा जाएगा। तो आप सभी लोग देखें, डब्ल्यू के नीचे क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, 8। ओ के नीचे क्या आता है, हमेशा ओ के नीचे आता है 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। आर के नीचे क्या आता है, 5। तो हमने लिख दिया 5। टी के नीचे क्या आता है, हैज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैज। एच के नीचे क्या आता है, 6 आता है। ठीक है। क्या करना है, केवल इन दोनों में से जो कॉमन है उसी को देख के यहाँ पे लिख देना है, उसी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे WORTH को क्या लिखेंगे, 8 4 5 हैज 6। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, x² 1/x² की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन पे बोला है x प्लस 1/x बराबर 5 है। तो हमें बताना है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा 23 रहेगा। ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, 1/x प्लस, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। और इस टाइप के पूछे 1/x² बटे 1/x² क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है तो क्या करते हैं, इस संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करके हमेशा 2 को घटा देते हैं। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, x प्लस 1/x² का वर्ग कर देते हैं। और यहाँ पे कितना था, 5 था, इसका भी वर्ग कर देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x²। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x इंटू 1/x। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और x कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2, कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है। तो मैंने यही बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दी रहती है, या जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 1/x। और यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है। तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे संख्या दी रहती है इसको क्या कर देते हैं, हमेशा इसका वर्ग कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया 5 का वर्ग, और यहाँ पे 2 को घटा देते हैं। याद रखिएगा, यह ट्रिक तभी काम करते हैं जब यहाँ पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, 23, ऑप्शन नंबर ए पे दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को हमेशा 1:2 में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग के कमेंट्स आते हैं कि मेरे कितने चैनल हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब पर केवल एक चैनल है जिसका नाम है एग्जाम रेंज, जिसे आप सभी लोग देख रहे हैं। यही मेरे चैनल है, इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जो कि एक जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए जीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कृष्ण क्रांति का संबंध होता है खनिज तेल के उत्पादन से। आई रिपीट, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होता है, खनिज तेल के उत्पादन से। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है। ठीक है,
पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 लिखेंगे पीली क्रांति का संबंध है, और यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए जो सूर्य होता है उसकी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बता दूं, सूर्य की ऊर्जा हमेशा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्किमिडीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का समान तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था किसी मनुष्य का समान तापक्रम डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी जिसे लैक्रोस भी कहते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आइस हॉकी जो है तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों यहाँ पे चीन लिखा है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला एस्बेस्टॉस का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा झाबुआ जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किया जाता है NMDC के द्वारा। NMDC के द्वारा हीरे का उत्खनन किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुक्तेश्वर मंदिर जो है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी, ठीक है, उड़ीसा की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? बहुत ईजी है, इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला कानूनी रूप से लेने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा युद्ध की घोषणा या फिर शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड दे दूंगा। आप सभी लोग सोचेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन है सरोजनी नायडू का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी मॉडल पेपर बताऊं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो म्यांमार के जीवन रेखा कहा जाता है NH-29 को। इसको कहा जाता है NH-29 को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचनात्मक सड़क चिन्ह आमतौर पर किस रंग के होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, सूचनात्मक सड़क चिन्ह आमतौर पर नीले रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? नीले रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPMV का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, HPMV का फुल फॉर्म होता है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? आप सभी लोग कार चलाते होंगे, तो आप सभी लोग बताएं, यदि आप कार चला रहे हों, ठीक है, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ रही होगी तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आप अपने वाहन को रास्ते के दाएं तरफ करके उसे रास्ता देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS, ठीक है, भारत स्टैंडर्ड 4 ईंधन लागू करने वाला सबसे पहला शहर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, BS जो 4 है पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, और जो सबसे पहले किस शहर में लागू किया गया था? दिल्ली में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और ये जो है तो अब पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, सबसे पहले की बात थी तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? दिल्ली पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 कब लागू किया जाएगा? कहीं कहीं इस टाइप से भी लिख सकता है, BS6 कब से लागू किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर 2020 से BS6 लागू किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2020 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिया गया चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है? आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसके पहले मैंने ट्रैफिक रूल से रिलेटेड और RTO से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ट्रैफिक रूल और RTO से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आप सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 89 पे पूछा है, यह चिन्ह जो है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर रहेगा, यह चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि आगे वाहन को खड़ा करना या फिर रोकना मना है, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इस टाइप से एक एरो बना है और यहाँ पे मोटा एरो बना है, तो यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो मैं आपको बता दूं, यह चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि आगे आने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दिया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे अवरोधक है, यानी कि बैरियर है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब पुलिस चेकिंग करती है तो रोड पे कैसे लगा देते हैं? इस टाइप के कुछ लगा देती है। ठीक है, ये लोहे का रहता है, इस टाइप के बैरियर लगा देती हैं, जिसका मतलब होता है कि आगे अवरोधक है, आप सभी लोग अपनी गाड़ी को धीमा कर लें। ठीक है, इसके लिए अवरोधक लगाए जाते हैं और चेकिंग करने के भी लिए लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? बताइए, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जैसे कि इस टाइप का ट्रैफिक सिग्नल है, इसमें 3 बत्ती होती हैं, जो सबसे ऊपर लाल रहती हैं, तो काहे के लिए लगाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है तो इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को खनिज की जननी कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, खनिज की जननी कहा जाता है कोयला को। किसको कहा जाता है खनिज की जननी?
कोयले को कहा जाता है। उद्योगों का आधारभूत भी कोयले को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आप सभी लोग स्वयं बताएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों इसका आंसर मैंने अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो पे बताया था। यदि आपने हमारे उन करंट अफेयर के वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। उन वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड करंट अफेयर लिया है जो एग्जाम पे आ सकता है। सो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 अगस्त 2020 को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर सुरेश रैना और MS धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर भी मैंने करंट अफेयर की वीडियो पे मेंशन किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO बने हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव जो है तो रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए जोहान्सबर्ग की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोने की खान के लिए जोहान्सबर्ग की खदान प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई 1960 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों की रानी का शहर कहलाता है? तो पर्वतों की रानी का शहर कहलाता है मसूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और मसूरी पे IAS की भी ट्रेनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं? लवासना कहते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे। दोस्तों आप सभी लोग के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे यूट्यूब पर कितने चैनल हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरा यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल है जिसका नाम है केवल एग्जाम रीज। ठीक है, इसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है और इस चैनल को मैं खुद मैनेज करता हूं और मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी लोग मेरा नाम जानते ही होंगे। मैं इस चैनल को मैनेज करता हूं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।